हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैग्नेट ब्रेन। मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे आप सब लोग? बढ़िया हो? जोश में हो? तो बिल्कुल जोश मेंटेन करके रखो, बिकॉज आज हम शुरू करेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 2। यहां पे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। सो मेक श्योर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो सारे ऑप्शंस को एक बार चेक करना। ओके, करोगे ना? पेन और पेपर है तुम्हारे पास? नहीं है तो लेके आ जाओ, क्योंकि क्वेश्चंस पहले खुद से सॉल्व करोगे। सो एक सिंपल सा फंडा है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है वीडियो को पहले पॉज करो, खुद से जरूर ट्राई करो और फिर चेक करो क्या तुम्हारा आंसर मैच करता है कि नहीं। राइट? चलिए भाई शुरू करें क्या? आ जाओ फिर फटाफट से शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस अमेजिंग सेशन। एंड द क्वेश्चन सेज a situation may be described by using the different sets of coordinate axes having the different orientation. Which of the following do not depend on the orientation of the axis? इनमें से कौन-कौन एक्सिस के ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता है? So your first option says the value of a scalar, second option कहता है component of a vector, third option says the vector and your fourth option says the magnitude of a vector. चलिए भाई सोचो इसके बारे में क्या हो सकता है इसका आंसर। क्या बोला है? हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें डिफरेंट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास में, और हर एक में अलग अलग ओरिएंटेशन है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस? सोचो जरा, सोचो, सोच लिया? आ जाओ फिर भाई। अगर मैं डिफरेंट सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूं तो पहला सेट यहां बना लूं, ये हमारा नॉर्मल वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये नॉर्मल वाला है। ठीक है, एक और सेट मैं बना लेता हूं जिसमें इसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ओरिएंटेशन चेंज का मतलब है एक्स एक्सिस जो इधर है अब उसको कहीं और रख देते हैं। तो मान लो मैंने जो अब अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये तो पुराना वाला था ना, ये तो पुराना वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम था हमारा। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ओरिएंटेशन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। तो ओरिएंटेशन विल बी लाइक दिस नाउ। ये हो जाएगा अब हमारा नया एक्स डैश और ये हो जाएगा एक नया वाई डैश। तो देखा, ओरिएंटेशन चेंज कर दिया ना तुम लोगों ने। पहले एक्स एक्सिस इधर था, अभी एक्स डैश इधर हो गया। कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी भी वही है, एक्स वाई वाला, लेकिन ओरिएंटेशन चेंज हो चुका है। ये पुराना एक्स एक्सिस था, इससे इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया, थीटा एंगल पे आपने घुमा दिया इसको। जो पुराना वाला एक्स एक्सिस था उससे थीटा एंगल पे आपने घुमा दिया। तो इन पे कौन कौन चीजें डिपेंड नहीं करती, इस ओरिएंटेशन पे कौन कौन सी चीजें डिपेंड नहीं करती है? आओ देखते हैं। वैल्यू ऑफ अ स्केलर, मैंने बोला भैया 5 kg, मैंने बोला 5 kg। क्या 5 kg को कोई फर्क पड़ता है एक्स एक्सिस इधर है या इधर है? क्या 5 kg को कोई फर्क पड़ता है कि एक्स एक्सिस इधर है या उधर है? नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता 5 kg को। 5 kg बोलता है भाड़ में जाए एक्सिस, मेरे को तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, हम तो रह रहे स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं होता है। तो पहली चीज तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि इसको डिपेंड, कौन डिपेंड नहीं करता है ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस पे? वैल्यू ऑफ अ स्केलर। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, आओ चेक कर लेते हैं। चलो इसको एक काम करते हैं, एक वेक्टर बना लेता हूं यहां पे। ठीक है, सो सपोज करो ये मेरे पास कोई वेक्टर है, ये वाला ए वेक्टर। अब इस वेक्टर को जरा देखें तो इसी वेक्टर को जब यहां पैरेलल शिफ्ट करोगे सो यू विल फाइंड दिस ए वेक्टर लाइक दिस। एक वेक्टर था ए वेक्टर मेरे पास, इस ए वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दिया यहां पे, सेम ए वेक्टर को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी बनाया। तो भाई कंपोनेंट लेके देखो, मान लीजिए यहां पे इसका जो कंपोनेंट आएगा दिस विल बी योर ए एक्स, दिस विल बी योर ए वाई। सही बात है ना, इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो ए वाई हो जाएगा। हाँ मैं मानता हूं मैंने वेक्टर थोड़ा बड़ा बना दिया है, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था, बट थोड़ा सा समझ जाओ तुम्हें ना, फीलिंग आ जाएगी तुम लोगों को। इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा इसका ए एक्स डैश, इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा ए वाई डैश। अब ध्यान से सुनना एक बात को, यहां पे मान लीजिए ये एंगल जो इसने बनाया था वो था अल्फा, यहां पे जो एंगल बनाया था वो बना था अल्फा। सो ए एक्स को लिखते हैं ए कॉस अल्फा, ए वाई को लिखते हैं ए साइन अल्फा। सहमत हो इस बात से? तो तुम लोग ए एक्स को लिखोगे ए कॉस अल्फा, ए वाई को लिखोगे ए साइन अल्फा। मान लीजिए यहां पे एंगल बना अल्फा डैश, तो ए एक्स डैश को क्या लिखेंगे? ए एक्स डैश को लिखते हैं ए कॉस अल्फा डैश। या अल्फा डैश समझ नहीं है तो बीटा मान लो, इसको क्या मान लो? बीटा मान लो। मान लीजिए यहां पे जो हमारा वेक्टर था उसने एक्सिस के साथ में, इस बार एक्सिस ये नहीं है, इस बार एक्सिस ये वाली है,
तो हमारे वेक्टर ने एक्सिस के साथ में बीटा एंगल बनाया, तो ए एक्स डैश जो हो जाएगा ए कॉस बीटा हो जाएगा, ए वाई डैश जो है वो क्या हो जाएगा, ए वाई डैश हो जाएगा ए साइन बीटा। तो तुम देख रहे हो कि जैसे ही कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दिए, जैसे ही एक्सिस का ओरिएंटेशन चेंज किया, तो कंपोनेंट्स चेंज हो गए। पहले ए कॉस अल्फा आ रहा था बिकॉज एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बन रहा था। इस बार ए कॉस बीटा हो गया बिकॉज एक्सिस के साथ जो वेक्टर ने एंगल बनाया है वो चेंज हो गया। हुआ ना, पक्का ना। लेकिन अगर मैं यहां पे इनका मैग्नीट्यूड ले लूं, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इनका मैग्नीट्यूड ले लूं तो मुझे ए मिलता है। अगर मैं इधर इनका मैग्नीट्यूड ले लूं तो मुझे ए मिलता है। उधर भी इनका मैग्नीट्यूड लेके देखो, अंडर रूट ऑफ ए एक्स डैश का स्क्वायर प्लस ए वाई डैश का स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड लो, इसका मैग्नीट्यूड लो, देख लो दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर नहीं है भरोसा तो करके देख लेते हैं। भरोसा नहीं है मुझे पता है तुम लोगों को। देखो कंपोनेंट्स चेंज हो चुके हैं, ये बात तो सही है। वो बोल रहे कौन डिपेंड नहीं करता है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ये तो डिपेंड करता है भाई, ये तो डिपेंड कर रहा है ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस की वजह से। जैसे ही एक्सिस का ओरिएंटेशन चेंज किया, कंपोनेंट चेंज हो गए। पहले ए कॉस अल्फा आ रहा था, अभी ए कॉस बीटा आ रहा है बिकॉज ये एंगल जो वेक्टर बना रहा था एक्सिस के साथ वो चेंज हो चुका है। सो जो एंगल वेक्टर बना रहा था एक्सिस के साथ में वो चेंज हो चुका है। तो यहां पे भैया कंपोनेंट तो चेंज हो गए। जरा मैग्नीट्यूड देख के देखो, मैग्नीट्यूड अगर यहां फाइंड आउट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ ए एक्स की जगह ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब तुम जानते हो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, पता है ना ये बात। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है। तो ए स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो अंडर रूट में ए स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा नहीं पता हो तो लिख लेना। अल्फा के लिए बीटा के लिए कोई भी आ जाए उसके लिए वैलिड है। तो यहां पे जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा दैट विल बी ए। मतलब कि अगर हम कंपोनेंट्स को फिर से ऐड कर दे, अगर हम कंपोनेंट्स को ऐड कर दें तो मुझे वो वेक्टर मिलता है। यहां पे देखो कंपोनेंट्स को देखो, ए कॉस बीटा है, ए साइन बीटा है। चलो सॉल्व करते हैं। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। तो फिर से वही बात आ गई, अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो बनता है कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा फिर से 1 होता है। तो मैंने देखा यहां पे भी मुझे वही बात मिली जो पहले मिली थी। मतलब कि जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक्सिस इधर की तरफ है या उधर की तरफ है, उसको तो सिर्फ वेक्टर से मतलब है। तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर क्या वेक्टर को फर्क पड़ता है? आओ देख लेते हैं। अगर मैं वेक्टर को लिखूं तो बेसिकली हम क्या लिखते हैं वेक्टर को, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। यहां पे भी वही होगा, ए वेक्टर जब तुम लिखोगे, कहां लिखे, हम जगह ही नहीं बची हमारे पास तो लिखने की। चलो यहां पे भी लिख देते हैं। ए वेक्टर जब तुम लिखते हो तो क्या लिखते हो, ए एक्स डैश आई कैप ए वाई डैश जे कैप। देखो भाई क्या है, मैग्नीट्यूड की बात करी तो मैग्नीट्यूड सेम आया दोनों का। दोनों के मैंने कंपोनेंट्स लिए, कंपोनेंट्स को लेकर सॉल्व करा, मैग्नीट्यूड वेक्टर का सेम आ रहा है दोनों केस में। यहां पे देख लो, अरे यार किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर करते हो, वही काम यहां किया, ए आया। अंडर रूट ऑफ ए एक्स डैश का स्क्वायर ए वाई डैश का स्क्वायर किया, फिर से सॉल्व किया, आंसर वही ए मिल रहा है। मतलब सिंपल है कि अगर मैं यहां पे दोनों का मैग्नीट्यूड देखूं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, भले यहां पे हो या फिर यहां पे हो, मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। तो फिर भाई मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन आई कैप जे कैप, हाँ बिल्कुल इसका डायरेक्शन आई कैप जे कैप, इसका डायरेक्शन भी आई कैप जे कैप, हाँ तो बिल्कुल देखना आई कैप प्लस जे कैप, डायरेक्शन भी दोनों की सेम है, डायरेक्शन भी दोनों की सेम है। तो भैया वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो क्या वेक्टर को कोई फर्क पड़ता है ओरिएंटेशन से? नहीं पड़ता है। वेक्टर को ओरिएंटेशन से मतलब नहीं है, वेक्टर अपना रहता है, अपने आप से मतलब है। हाँ वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे उनको जरूर फर्क पड़ेगा, बिकॉज ये कंपोनेंट इस एंगल पे डिपेंड कर रहे थे। ये कंपोनेंट्स क्या कर रहे थे, इस एंगल पे डिपेंड कर रहे थे। और वेक्टर की टेंडेंसी ये है कि भैया वेक्टर तब तक चेंज नहीं होगा जब तक उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज ना हो जाए।
ठीक है, तो वेक्टर तब तक चेंज नहीं होता है जब तक उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज ना कर दो। एक वेक्टर ऐसे बना के रखा है तुम लोगों ने, इसके बाद ये एक्सिस को कैसे भी चेंज करते रहो, एक्सिस को कैसे भी चेंज करते रहो, वेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको मतलब किससे है, उसकी डायरेक्शन से और उसके मैग्नीट्यूड से। याद रहेगी बातें। तो वेक्टर को सिर्फ फर्क पड़ता है उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। तो अगर कोई वेक्टर ए ऐसे बनाया है, अगर कोई वेक्टर ए ऐसे बनाया है और कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर घुमा दोगे तो भी ए वेक्टर इधर ही बना रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। समझ के ना, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन हां, कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे, बिकॉज जो एक्सिस के साथ एंगल बन रहा था वो चेंज हो चुका है। एक्सिस के साथ में जो एंगल बन रहा था वो चेंज हो चुका है। नाउ अगर वो एंगल चेंज हो गया है तो डेफिनेटली बात है कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे। तो वेक्टर भी इंडिपेंडेंट है ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस पे, यानी कि स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर और वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ओरिएंटेशन क्या है एक्सिस का, उनको अपने आप से मतलब है। वैल्यू ऑफ द स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड ने बोला भाड़ में गए एक्सेस, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो अपने सिर्फ वैल्यू से मतलब है। ठीक है, ये हो गया। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स बेचारे फंस गए आगे, क्योंकि कंपोनेंट्स तो डिपेंड करते हैं वो एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहे हैं उस पे। अगर ये एंगल चेंज हो जाएगा तो कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे, जैसा कि यहां पे देखो कंपोनेंट्स चेंज हो गए। तो भाई कंपोनेंट्स बेचारे फंस गए, इसलिए वो खराब हो गए। वेक्टर ने बोला देख भाई तुम ओरिएंटेशन कुछ भी रखो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेक्टर ने साफ बोल दिया, बोला तुमने जो ओरिएंटेशन रखा है तुम रखो हो यार, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को ओरिएंटेशन से मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है मेरे किससे, मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। अगर तुमने मेरा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करा तो फिर मैं अपने आप को चेंज कर लूंगा। तो वेक्टर ने बोला मुझे तो सिर्फ तुम मेरा मैग्नीट्यूड दे दो और डायरेक्शन दे दो, ओरिएंटेशन जो रखना है रखो। तो वेक्टर ने बोला भैया मुझे ओरिएंटेशन से फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है मेरे मैग्नीट्यूड से और मुझे फर्क पड़ता है मेरे डायरेक्शन से। यह बात बोली वेक्टर ने, तो हमने वेक्टर की बात भी मान ली। ठीक है भाई, ये भी इंडिपेंडेंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यहां पे मैंने वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, वो ए आया। इस वाले केस में वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, ये भी ए आया। दोनों केस में मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड ने बोला भैया भाड़ में जाए एक्सिस, अपने तो वैल्यू, अपन तो डिपेंड करते हैं वेक्टर पे। अपना वेक्टर ही चेंज नहीं हुआ तो हम कौन होते हैं चेंज होने वाले। ठीक है, मैग्नीट्यूड ने बोला जब वेक्टर ही चेंज नहीं हुआ तो हम कौन होते चेंज होने वाले, तो मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता है। तो ध्यान रखना, अगर आप एक्सिस चेंज कर देते हो, एक्सिस का ओरिएंटेशन चेंज कर दो, पहले एक्स एक्सिस ऐसे थी, अब एक्स एक्सिस ऐसे है, तो अगर आपने एक्सिस का ओरिएंटेशन चेंज कर दिया है तो सिर्फ एक ही चीज है जो चेंज हो सकती है, वो है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, क्योंकि वो कंपोनेंट डिपेंड करता है एक्सिस के साथ जो एंगल बना है उस पे। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो फिर हम आगे बढ़ते। हो गया नोट, कर लिया, पक्का समझ तो आया ना क्वेश्चन क्या है, ये समझ तो आया ना। एक्सिस अलग अलग ऐसे बहुत सारे ओरिएंटेशन है, मैंने तो सिर्फ दो ही बना के बताए हैं, मैंने तो सिर्फ दो ही बताया है। उसने बोला डिफरेंट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं जिनमें अलग अलग ओरिएंटेशन हो, ऐसे बहुत सारे होंगे जिनमें अलग अलग ओरिएंटेशन हो। मैंने तो सिर्फ दो ही बना के बताया तुम लोगों को, ऐसे और भी बना सकते हो। ठीक है, तो इसको नोट कर लो जल्दी से, हो गया होगा नोट। ये तो बढ़े आगे, पक्का सुनाओ, आ जाओ फिर, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही जा रहे हो। नोट करते हुए चलना, क्योंकि चीजें नोट करोगे तो ही बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो भाई सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं हमसे, सो लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज लेट्स से सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सी वेक्टर जो है वो ए प्लस बी है, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए। पहला ऑप्शन बोलता है कि जो सी का मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा ए से बड़ा होगा। दूसरा ऑप्शन बोलता है इट इज पॉसिबल टू हैव मैग्नीट्यूड ऑफ सी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी एंड सी इज नेवर इक्वल टू ए प्लस बी। तो देखो भाई बताओ, अगर सी वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी वेक्टर है तो बोलता है सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए वेक्टर, सी हमेशा ए वेक्टर से बड़ा होगा, ऐसी बात बोलता है वो। तो देखो सोचो, क्या सही बात बोलता है वो, क्या वो सही बात बोल रहा है? क्या वो सही बात बोलता है? सोचो, इट इज पॉसिबल टू हैव सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो ए के मैग्नीट्यूड से कम होगा। सारी पिक्चर मैग्नीट्यूड पे चला रखी है उसने, ठीक है, सारी पिक्चर मैग्नीट्यूड पे चला रखी है। सॉल्व करें, पक्का, आ जाओ भाई।
उसने कहा कि सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होना चाहिए। क्या तुम्हें पता है ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? नहीं सर। तो मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा केस नंबर 1। अगर मेरे पास ए वेक्टर जो है वो 4 आई कैप हो जाए और बी वेक्टर जो है वो कितना लू? ए वेक्टर को 4 आई कैप ले लिया, बी वेक्टर को क्या करें 3 आई कैप ले लूं? 3 आई कैप ले लूं? ले लो सर, 3 आई कैप ले लिया। तो सी वेक्टर जो तुम्हारा बनेगा वो बनेगा सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 3 आई कैप, ये हो जाएगा 7 आई कैप। बहुत बढ़िया। तो सी वेक्टर आ रहा है 7 आई कैप। तो क्या बोलो यहां से, दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्या बात है सर, मजा ही आ गया, बस यही तो चाहिए था। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, सी ऑलवेज ग्रेटर देन ए वेक्टर। बट तुमने एक केस कंसीडर किया ये सिर्फ। तुम इतना पक्के से कैसे कह सकते हो? तुम्हें क्या पता दोनों वेक्टर पॉजिटिव होंगे? एक वेक्टर अगर नेगेटिव हो गया फिर क्या करोगे? कोई भी एक वेक्टर अगर नेगेटिव हो गया फिर क्या करोगे? फिर तो हवा टाइट हो जाएगी हमारी, है ना? तो आज भाई एक नेगेटिव वेक्टर का भी केस कंसीडर करते हैं। केस नंबर 2 ले लेते हैं, जिसमें ए को मैं ले लेता हूं फिर से 4 आई कैप और बी को मैं ले लेता हूं माइनस का 3 आई कैप। तो बी हमारा क्या हो गया इस बार? नेगेटिव वेक्टर हो गया। बी क्या हो गया हमारा? नेगेटिव वेक्टर हो गया। तो ए को लिया 4 आई कैप, बी को लिया माइनस का 3 आई कैप। जरा सी को देखो, तो सी वेक्टर बोलता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बोलो सही बात है ना? ए की जगह लिखेंगे 4 आई कैप, बी की जगह लिखेंगे माइनस का 3 आई कैप, आंसर आएगा 1 आई कैप। अब बोलो, क्या सी का जो तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड है जो कि 1 है, क्या वो ए के मैग्नीट्यूड से छोटा हो गया है? बोलो हां सर, ए का मैग्नीट्यूड 4 है, सी का छोटा है। तो सी इज ऑलवेज ग्रेटर। गलत बात है ये, हमेशा बड़ा नहीं होगा वो। उसके लिए कुछ केसेस होते हैं, अगर एक नेगेटिव वेक्टर हो गया तो सी का मैग्नीट्यूड छोटा भी हो सकता है। सेकंड ऑप्शन देखो, इट इज पॉसिबल टू हैव मैग्नीट्यूड ऑफ सी लेस देन ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी लेस देन बी। यहां पे देखो बी के मैग्नीट्यूड से भी कम है ना? हां, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी जो है वो जो 1 है वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी से भी कम है, यानी कि 3। बी का मैग्नीट्यूड कितना था? 3 से कम है ना 1। तो सी का मैग्नीट्यूड ए से भी कम है, सी का मैग्नीट्यूड बी से भी कम है। तो बोल रहे ऐसा हो सकता है कि सी का मैग्नीट्यूड ए से कम हो और सी का मैग्नीट्यूड बी से भी कम हो सकता है। केस नंबर 2 देखो, बिल्कुल सही बात है। तो एक केस की वजह से 2 ऑप्शन हमारे सॉल्व हो गए। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सेकंड वाला केस इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है अक्सर बच्चा ये वाला दिमाग लगाएगा और ये वाला दिमाग लगा के वो पहला ऑप्शन जरूर टिक करके लाएगा। पर मेक श्योर आपको नहीं पता वेक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव वेक्टर हुआ फिर क्या करोगे? उसकी डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव, फिर क्या करोगे? हाँ सर, तो ये भी ऑप्शन सही है। सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी। गलत बात है, ऑलवेज नहीं होता है। ऑलवेज नहीं होता है, ऑलवेज नहीं होता है। कब होता है? जब दोनों ही पॉजिटिव वेक्टर होते हैं सेम डायरेक्शन के, तो ही होता है पॉसिबल। यहां पे देखो C इक्वल्स टू ए प्लस बी कब पॉसिबल है? जब दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में हो। तो यहां पे ये केस तभी पॉसिबल है व्हेन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। सेम, रुको इसको यहां लिख दूं, थर्ड वाले ऑप्शन को यहां सॉल्व कर दूं, तो यहां लिख देते हैं व्हेन बोथ वेक्टर्स, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ए एंड बी की, आर इन सेम डायरेक्शन, then only C is equals to A plus B। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो ही जाके आप C इक्वल्स टू A प्लस बी कर सकते हो। जैसे यहां किया मैंने, देखो C इक्वल्स टू A प्लस बी करोगे, 4 प्लस 3 करोगे तो 7 मिलेगा। तो देखो यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ C क्या मिल रहा है? यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ C क्या मिल रहा है? 7। अगर आप नॉर्मली A प्लस बी करोगे तो भी क्या मिलेगा? 7 मिलेगा ना। अरे हां, C का मैग्नीट्यूड आ रहा है 7। वो तो अगर A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड ऐड करते तो भी मिल जाता। तो ये केस तभी पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो ऑलवेज इक्वल नहीं होते हैं, ये तभी इक्वल होंगे व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। ये ऑप्शन गलत हो गया। C इज नेवर इक्वल टू A प्लस बी। अरे यार क्या पागल बातें कर रहे हैं, अभी तो हमने सॉल्व किया इसको।
ठीक है, तो जैसे यहां पे देख लेना सी वेक्टर जब तुम लिख रहे थे तो लिख रहे थे क्या 4i कैप प्लस 3j कैप 4i कैप प्लस 3i कैप, या फिर मैं सीधे लिख दूं मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो भी आंसर हमें से मिलेगा 4 + 3 7। ठीक है, तो तुम कुछ भी करो आंसर तुम्हें सेम मिलेगा, यानी कि डायरेक्टली a प्लस बी कर दोगे तो आंसर सेम मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जब बोथ वेक्टर्स a एंड b आर इन द सेम डायरेक्शन। जैसे यहां पे देखो i कैप i कैप i कैप i कैप, तो ये दोनों बातें सही गलत होगी। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है कि ऐसा हो सकता है कि c का मैग्नीट्यूड a से कम हो, c का मैग्नीट्यूड b से कम हो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट ध्यान रखना, नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। बाकी समझ तो आ रहा है ना तुम लोगों को यार, ऐसा तो नहीं ना ऊपर से जा रही हूं सारी बातें, हाँ ये तो नहीं हो रहा ना सर यहां से बातें जाती है ऊपर से छलांग लगा के निकल जाती है, दिमाग के अंदर घुसती ही नहीं है बातें, पता नहीं क्या हो रहा है यहां पे, ऐसा तो नहीं ना किसी के साथ, सभी को समझ आ रहा है ना पक्के से? बहुत बढ़िया, जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते। हो गया नोट कर लिया? चलिए भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल है लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स a एंड b बी 120 डिग्री एंड इट्स रिजल्टेंट बी c। तो भाई c का क्या हाल है जरा बताओ ना। दो नॉन जीरो वेक्टर्स है a और b, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है और इन a और b का रिजल्टेंट c है, तो c का क्या हाल होगा? c मस्ट बी इक्वल टू a माइनस b, c मस्ट बी लेस देन a माइनस b, c मस्ट बी ग्रेटर देन a माइनस b और c मे बी इक्वल टू। देखो जब भी मस्ट बोलता है कंपलसरी हो जाता है, अगर वो बोलता है मस्ट बी इक्वल मतलब कंपलसरी नेसेसरी है ऐसा ही होगा, और जब वो बोलता है मे बी मतलब हो सकता है, अगर वो बोलता है मे बी इक्वल मतलब क्या है? हो सकता है ऐसा हो जाए, अगर वो बोलता है मस्ट बी तो मस्ट बी का मतलब यही है कि होगा ही होगा। चलो भाई करें सॉल्व, पक्का आ जाओ फिर। अगर 120 डिग्री की बात करता है तो सी वेक्टर को कैसे लिखोगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, द एंगल बिटवीन टू एंड द रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो सी है। तो मैग्नीट्यूड की भी बातें कर लें जरा हम लोग, मैग्नीट्यूड की बातें। अंडर रूट में ए का मैग्नीट्यूड कितना होता है? ए स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है? बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद होगी तुम्हें ये सारी बातें जो मैंने बताई थी तुम्हें जब हम क्विक रिवीजन को कर रहे थे। सो सी का मैग्नीट्यूड हुआ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जरा देखो सॉल्व करते हैं इसको फर्दर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है? 120 है, सो थीटा की जगह 120 पुट कर दिया। अब cos 120 माइनस का 1/2 होता है कि 1 कितना होता है बताओ? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos 120 है माइनस का 1/2। सॉल्विंग इट फर्दर, अंडर रूट ऑफ क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। यार ये क्या मिल गया हमें? माइनस का 2ab होता तो मजा आ जाता है ना, माइनस का 2ab होता तो मजा आ जाता, बट ये क्या हो गया सर? ये तो गलत बात हो गई, अब कैसे करें? तो इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, आ जाओ एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन के हिसाब से आंसर है, ये हमारा क्वेश्चन के हिसाब से। ये बोल रहा है a माइनस बी, हर जगह उसने a माइनस बी बोला है, तो लेट्स से a माइनस बी का सिनेरियो ले लेते हैं, दैट c इक्वल्स टू a माइनस बी, c इक्वल्स टू a माइनस बी। यार ये a माइनस बी कब बन सकता है? अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लगा के a माइनस बी का स्क्वायर कर दूं तो क्या ये a माइनस बी बन जाएगा? बोलो तो। क्या अगर मैं ऐसा करूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दूं और स्क्वायर रूट लगा दूं तो ये a माइनस बी के बराबर बनेगा कि नहीं बनेगा? बोल के बताओ यार, सोच के बताना जरा, है ना। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सही बात है, सही बात है। तुम्हारा आंसर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। वो पूछना चाहता है ए माइनस बी, यानी कि इससे कितना कम है वो। तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो इससे कम है या ज्यादा है, वो ये पूछना चाहता है। c मस्ट बी इक्वल टू ए माइनस बी। ए माइनस बी को मैंने ढंग से लिखा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर उसका अंडर रूट, तो फिर से आंसर वही मिल जाएगा। इसको सॉल्व किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है। तो वो पूछना चाहता है कि तुम्हारा जो ये आंसर है वो इसके रेस्पेक्ट में बड़ा है या छोटा है। इसको मैं बोलता हूं सी डैश, इसको मैं बोल देता हूं सी डैश। सर मेरे सी वाले जो आंसर आ रहा है उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है,
इसके वाले में भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है ना, इसके वाले में भी क्या हो रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है, मेरे वाले में माइनस ए बी है, इसके वाले में माइनस का 2a भी है, इसकी वैल्यू कम है, इसके वाले में माइनस कितना हो रहा है, 2ab माइनस हो रहा है, मेरे वाले में तो सिर्फ ab माइनस हो रहा है, मतलब इसकी वैल्यू कम है ना मेरे रेस्पेक्ट में, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा जो c है वो बड़ा होगा c डैश से, पक्की बात है, मेरा जो c है वो बड़ा होगा c डैश से, क्योंकि वो हमेशा पूछता है a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी और a माइनस बी। तो ये जो जितने भी a माइनस बी लिखे हैं उनको लिखने का तरीका एक और बता दिया मैंने। a माइनस बी को कैसे लिख सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट से स्क्वायर मर जाता है तो फिर से a माइनस बी बन जाता है। इस स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो ये मांग रहा है, मतलब a माइनस बी बोलने का तात्पर्य उसका ये है, ये जो वो a माइनस बी बोल रहा है उसका बोलने का तात्पर्य यही है कि वो ये जानना चाहता था। ये हमने सॉल्व करा, हमने जो सॉल्व करा a प्लस बी के बीच का एंगल 120 डिग्री दे रखा था, हमने सॉल्व किया तो आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये हमसे पूछता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बताओ भाई तुम्हारा आंसर इससे बड़ा है या छोटा है? मैंने बोला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास भी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके पास भी है, मेरे पास है माइनस का ab, इसके पास है माइनस का 2ab। अरे सर इसकी वैल्यू कम है मेरे वाले से, इसकी जो वैल्यू है वो मेरा आंसर जो आ रहा है उससे कम है, यहां पे माइनस का 2ab है, मेरे पास माइनस का ab है। सो व्हाट आई विल से इज मेरी वैल्यू जो है c है वो बड़ी होगी उसके c डैश वाली वैल्यू से। तो क्या मैं बोलूं c मस्ट बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ a माइनस बी। अरे c डैश क्या है, c डैश तुम्हारा a माइनस बी था ना, c डैश क्या है तुम्हारा, मॉड ऑफ a माइनस बी था ना, तो मैं बोल दूं कि जो मेरा c है वो बड़ा होगा किससे 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 किससे, a माइनस बी से। सो मैं क्या बोलूं कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बोलो क्या ये बात बोल सकता हूं मैं, हां कि ना? बोलो भाई सी ऑप्शन सही है, सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए माइनस बी, सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए माइनस बी, ए माइनस बी से बड़ा होना चाहिए सी। क्यों? क्योंकि सी डैश में माइनस 2ab आ रहा था, ए माइनस बी वाले में माइनस का 2ab आ रहा है और मेरे वाले में माइनस का ab। मेरी वैल्यू कम है ना कि ज्यादा है? मेरी वैल्यू ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, इसकी वैल्यू कम है, यहां पे माइनस 2ab हो रहा है, मेरे वाले में माइनस ab हो रहा है, तो वहां पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो फटाफट से नोट करो फिर हम आगे बढ़ते। कलियर? नोट हो गया, समझ आ गई ना बातें? बढ़े आगे, आ जाओ फिर। सो यार ये थी कुछ चंद बातें रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो द क्वेश्चन सेज द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स। भाई बहुत सारे वेक्टर्स हैं, उनका एक्स कंपोनेंट की बात बताइए क्या होगा। क्या वो इक्वल होगा सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स के, मे बी स्मॉलर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, मे बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, मे बी इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। तो भाई एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ the vectors, may be smaller than the sum of magnitude of the vectors, may be greater than the sum of the magnitudes of the vector। तो भाई देखो सीधी सी बात है, अगर मैं किसी वेक्टर के x कंपोनेंट की बात करता हूं तो वो जो है वो छोटा ही होना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। तो बाकी देख लेते हैं एक बार आके, है ना। सेवरल वेक्टर्स का रिजल्टेंट उसका x कंपोनेंट निकालते हैं। तो चलो भाई एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें सेवरल वेक्टर्स बनाते हैं। ये मेरा वेक्टर ए हो जाएगा, यहां पे कलर चेंज क्यों नहीं हुआ, ये हो जाएगा काले यहां पे बी वेक्टर, और एक और बना लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा सी वेक्टर। कहां पे बनाऊं, कहां पे बनाऊं, इधर बनाऊं, इधर बना लेते हैं सी वेक्टर। तीनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट होगा, पहली बात तो इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। अब रिजल्टेंट निकालने का एक तरीका है जिसमें कि आप क्या करते हो, इनके सबके एक्स कंपोनेंट निकाल लीजिए पहले। इसका एक्स कंपोनेंट जो आएगा ए का वो हो जाएगा ए एक्स, इसका एक्स कंपोनेंट आएगा यहां पे ए एक्स। बोलो सहमत हो तुम लोग मेरी बात से? फिर सी का कंपोनेंट आएगा सी एक्स जो कि इधर की तरफ ही होगा अगेन सी एक्स। बी का कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा जिसको हम बोलते हैं बी एक्स। तो जो नेट रिजल्टेंट होगा अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, सॉल्विंग द कंपोनेंट, सॉल्विंग द एक्स कंपोनेंट,
सो रिजल्टेंट अलोंग द एक्स जो आएगा वो आएगा ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस का सी एक्स। सही बात है, सही बात है। दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द वेक्टर। बिल्कुल सही बात है, अरे बिल्कुल सही बात है, ये सम ही तो है। इसको ऐसे लिखें क्या, ए एक्स ओवरऑल क्या है, ये भी तो वेक्टर ही है। अरे वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर ही तो होता है, वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर ही होता है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं वेक्टर फॉर्मेट में। सो दिस कैन बी रिटन एज आर एक्स, यानी कि जो कंपोनेंट है एक्स के लॉन्ग, दैट विल बी इक्वल टू ए एक्स वेक्टर माइनस बी एक्स वेक्टर प्लस का सी एक्स वेक्टर। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। और अच्छे से कैसे लिखते हैं सर, ए एक्स वेक्टर प्लस माइनस बी एक्स वेक्टर प्लस सी एक्स वेक्टर। तो क्या बोला, द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो ऑब्वियस सी बात है बराबर होगा सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स के। जो भी रिजल्टेंट तुम निकालो, सपोज करो इनका रिजल्टेंट आर आ रहा है, सपोज करो इनका रिजल्टेंट क्या आ रहा है आर, तो आर के दो कंपोनेंट बनेंगे। यहां पे मैं रीड्रॉ कर देता हूं इसको। सपोज करो इन सब का रिजल्टेंट आ रहा है आर, ये आ गया आर, तो आर के दो कंपोनेंट करोगे, एक तो आर एक्स और एक करोगे आर वाई। तो जो आर एक्स होगा वो इसके बराबर होगा, आर एक्स जो होगा वो इसके बराबर होगा। नहीं है भरोसा तो ए वेक्टर को कुछ भी मान लो, बी को कुछ भी मान लो, सी को कुछ भी मान लो, सॉल्व करके देख लो, आ जाएगा वही आंसर। सो जो यहां पे है वो इक्वल है टू द सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स। फिर सेकंड ऑप्शन बोल रहा है मे बी स्मॉलर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। क्या वो छोटा हो सकता है, मे बी बोला है तो मतलब छोटा हो सकता है, तो ऑब्वियस बात है आर एक्स जो होगा वो छोटा हो सकता है आर से, बराबर हो जाएगा। दैट मींस ये आर जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ है। इफ आर एक्स इक्वल्स टू आर देन आर विल बी along x axis and there will be no component along y। उस केस में क्या होगा, जो r होगा हमारा वो x की तरफ होगा और y का कोई कंपोनेंट नहीं होगा उसमें। तो अगर rx r के बराबर हो जाता है तो r जो होगा वो हमारा x एक्सिस की तरफ होगा, लेकिन y का कोई कंपोनेंट नहीं होगा। तो rx जो है वो छोटा होगा r से, है ना, वो छोटा होगा r से, बड़ा नहीं हो सकता है भाई साहब। मे बी इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, ये बोलता है कि बराबर हो सकता है सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है इनके जो y कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे, हो सकता है ना। अरे हो सकता है कि इनके जो भी y कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे। ये बी वाई है, इधर की तरफ ए वाई आएगा और नीचे की तरफ आएगा सी वाई। तो हो सकता है जो इनके y कंपोनेंट्स है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो चांसेस हैं कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर भी सकते हैं। हम तो मे बी बोल रहे हैं, मे बी का मतलब हो सकता है, जरूरी नहीं है होगा ही होगा। हो सकता है y के कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर दें, तो बचेगा कौन, सिर्फ बचेगा सिर्फ x कंपोनेंट। अगर y के सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे को मार देते हैं तो बचता है सिर्फ x कंपोनेंट। तो अगर ऐसा हुआ तो जो रिजल्टेंट होगा मैग्नीट्यूड्स, जो सम का जो मैग्नीट्यूड्स होगा, मैग्नीट्यूड का जो सम होगा वो हमारे x कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे तो ऐसे समझा देता हूं आगे। चलो भाई, नहीं समझ रहे हो तो ऐसे समझ लो। सपोज करो कोई भी एक ऐसा सिनेरियो आ जाए, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। सपोज करो कोई भी एक ऐसा सिनेरियो आ जाए जिसमें x का कोई कंपोनेंट हो, ये हमारा a वेक्टर है, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा ax, एक कंपोनेंट इधर आएगा ay। ठीक है, फिर एक वेक्टर और बना लेता हूं कहीं पे, लेट्स से मैंने एक वेक्टर बना लिया यहां पे, सी वेक्टर। इसका एक कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ जिसको बोलते हैं सी वाई, एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ जिसको हम बोलते हैं सी एक्स। ठीक है, ये भी वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर फॉर्म। एक कंपोनेंट मैं बनाता हूं वाई का, ठीक है, तो बी बना लूं यहां पे, कहीं पे बी बना लेते हैं यहां पे कहीं पे, ऐसे
ये हो गया मेरे पास बी वेक्टर। अब बी का एक कंपोनेंट यहां पे आएगा तो बी एक्स बोलेंगे इसको वेक्टर फॉर्म में, और ये ऑब्वियसली बात है माइनस में होगा, और एक हो जाएगा ऊपर की तरफ बी वाई। अब तुम देख रहे हो, तुम समझदार हो, तुम्हें यह भी पता है कि x के अलॉन्ग जो कंपोनेंट्स है वो हो सकता है 0 हो जाए, y के अलॉन्ग भी कंपोनेंट 0 हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों ही कई चांसेस है। हो सकता है मे बी बी वाई प्लस ए वाई सी वाई के बराबर हो जाए, मे बी, हमें नहीं पता, हो सकता है यार, कोई ऐसी सिचुएशन फंस सकती है। हमने न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी कंसीडर की है यहां पे, अगर मैं इसको न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर करके करता तो फिर तो पक्का हो जाता, और क्वेश्चन में भी कहीं मुझे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी, तो मैं इतने श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता हूं कि हमेशा इक्वल होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं मे बी का मतलब हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ax प्लस सी एक्स बी एक्स के बराबर हो जाए, हाँ ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो देयर विल बी नो वाई कंपोनेंट, इसमें आर वाई जो होगा वो 0 हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो इसमें आर एक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा, फिर उस केस में आर वाई 0 हो जाएगा, इस केस में आर एक्स 0 हो जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, कोई पक्की बात नहीं है यहां पे, हो सकता है y का कंपोनेंट 0 हो जाए, हो सकता है x का कंपोनेंट 0 हो जाए। तो जब वो बोलता है मे बी इक्वल टू द x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स, सेवरल वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है उसका जो x कंपोनेंट होगा, हो सकता है वो सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स के बराबर हो जाए, हो सकता है वो टोटल रिजल्टेंट के बराबर हो जाए, क्योंकि अगर इफ y कंपोनेंट इक्वल्स टू 0, अगर y का कंपोनेंट 0 हो जाए तो ये पॉसिबल हो सकता है। अगर y का कंपोनेंट 0 हो जाए तो यहां पे देन r जो होगा वो rx के बराबर हो जाएगा, और अगर x कंपोनेंट हो जाए देन r जो होगा वो ry के बराबर हो जाएगा। फिर तो भैया यहां पे पिक्चर बहुत क्लियर है, बोला अगर y का कंपोनेंट 0 हो गया तो जो नेट रिजल्टेंट है वो क्या होगा, x कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा, और अगर x कंपोनेंट 0 है तो नेट रिजल्टेंट जो है वो y कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा। बहुत सिंपल सी पिक्चर है यहां पे। तो भाई क्या बोला है, x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द x कंपोनेंट, बिल्कुल x कंपोनेंट के सबके सम कर दिए, उसके बराबर होगा rx, बिल्कुल सही बात है। मे बी स्मॉलर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड, बिल्कुल जो ओवरऑल रिजल्टेंट है उससे कम होगा, उसके इक्वल भी हो सकता है, उससे कम होगा, इक्वल भी हो सकता है। इक्वल कब हो सकता है, अगर y के अलॉन्ग कोई कंपोनेंट ना हो तो। इक्वल कब हो सकता है, अगर y के अलॉन्ग कोई कंपोनेंट ना हो तो। इक्वल कब हो सकता है, जब y के अलॉन्ग कोई कंपोनेंट नहीं है, जब x के अलॉन्ग कोई कंपोनेंट नहीं है तो वो उनके बराबर हो जाता है। तो यहां पे सेकंड ऑप्शन मे बी स्मॉलर देन वाला बिल्कुल सही है। ग्रेटर देन नहीं हो सकता है, कभी भी कंपोनेंट जो है वेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता है, मैक्सिमम वो उसके बराबर हो सकता है। जो कंपोनेंट्स हम करते हैं वो वेक्टर के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी उनसे बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली बात है। उसके अलावा है मे बी इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स, क्या वो सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स के बराबर हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगर कोई एक कंपोनेंट 0 हो जाए तो। अगर यहां पे y कंपोनेंट 0 हो जाए तो rx जो है वो r के बराबर हो सकता है, अगर y कंपोनेंट 0 तो यहां पे a b और d तीन ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे, c वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो पक्के से इसको नोट कर लेना, और अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना यार, मैं वहां पे क्लियर कर दूंगा इसको। कर लिया नोट, पक्का सच बोल रहे हो, बढ़े आगे सच में, आ जाओ फिर। सो भाई ये थी बातें क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो द क्वेश्चन नंबर 5 सेज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b विल बी। भाई कितना होगा, दो वेक्टर्स हैं a और b, इनका अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट कर दूं तो फिर क्या वो ab से बड़ा होगा, क्या वो ab से बराबर होगा, या फिर ab से छोटा होगा, या फिर 0 होगा, मुझे नहीं पता, करके देखते हैं। सो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर करके देखते हैं। ये होता है ab, मैग्नीट्यूड मांगा है क्या इसका, अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, तो दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। दिस कैन बी रिटन एज ab साइन थीटा। सही बात है, सही बात है, हाँ बहुत बढ़िया। जरा इसको और अच्छे से देखते हैं। तो यहां पे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस ab को नीचे लेके आ जाइए, अपॉन ab इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब सोचो जरा,
और बताओ मुझे, क्या साइन थीटा का वैल्यू जानते हो तुम लोग? साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 से छोटी होगी या फिर 1 के बराबर होगी? साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 1 हो सकती है। साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 1 हो सकती है। 1 से कम होगी, 1 से ज्यादा कभी नहीं होगी। तो साइन थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहां से ऊपर वाली इक्वेशन से साइन थीटा क्या है हमारे पास, देखो ऊपर वाली इक्वेशन से अगर देखा जाए तो साइन थीटा की जगह मैं ये पुट कर दूं, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बी, ये साइन थीटा के बराबर है ना, ये साइन थीटा के बराबर है और साइन थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो इसकी जगह भी मैं लेस देन इक्वल टू 1 कर दूं। मैंने क्या किया, ये साइन थीटा था, ये साइन थीटा था, उसकी जगह इसको पुट कर दिया, साइन थीटा की जगह इसको पुट कर दिया, तो ये आ गया। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू ए बी। लो भाई, मिल गया आंसर हमें। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर शुड बी लेस देन इक्वल टू ए बी। शुड बी लेस देन का मतलब क्या है, वो बराबर भी हो सकता है, हां हो सकता है। बराबर कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू 1 होगा, और ग्रेटर तो नहीं हो सकता है, लेस देन हो सकता है, और इक्वल टू 0 नहीं करना है हम लोगों को। 0 हो सकता है, नो डाउट 0 भी हो सकता है, ठीक है। 0 कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब साइन थीटा का वैल्यू 0 होगा तो ये 0 भी हो सकता है। बट अभी के केस में वो a और b के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहा है। अभी के केस में वो सिर्फ a और b के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहा है। देखो भाई, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड लेते हैं ये 0 हो सकता है व्हेन साइन थीटा इक्वल्स टू 0, मींस थीटा इक्वल्स टू 0। जब थीटा इक्वल्स टू 0 होगा, when two vectors are parallel, when two vectors are parallel, तो जाके ये पार्ट 0 होगा। जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो ही 0 हो सकता है। क्या यहां पे क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला गया है कि वेक्टर 0 पैरेलल है? अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा डिफाइन किया होता तो मैं यहां पे 0 लिखता। ग्रेटर देन कभी नहीं हो सकता है, इक्वल टू ए बी, ये पार्ट ए बी के बराबर हो सकता है। कब हो सकता है, ये इक्वल टू ए बी तब होगा व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हेन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी कि थीटा 90 होना चाहिए, यानी कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर होना चाहिए, तो ही जाके केस पॉसिबल है। तो साइन थीटा अगर 1 हुआ यानी कि थीटा 90 डिग्री हो जाए या दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो ए बी के बराबर होगा, अदरवाइज वो उससे कम होगा, अदरवाइज वो उससे हमेशा कम होगा। एक तो कम होगा, इक्वल होगा, और ये 0 हो सकता है, लेकिन 0 तब होगा जब हमारे पास में ये दोनों वेक्टर कैसे हो, पैरेलल हो। तो इसको भी टिक कर लो, क्योंकि हमें नहीं पता दो वेक्टर पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैं तीनों ऑप्शन को कंसीडर इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि दो वेक्टर पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। उसने तो बस बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट का, तो वो ये आता है। इससे देख के लगा कि जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है वो ए बी से कम होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी के इक्वल होगा। इक्वल कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन थीटा 1 होने का मतलब थीटा 90, यानी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ए बी के बराबर होता है। 0 कब होता है, जब अगर साइन थीटा 0 हो जाए, यानी कि थीटा 0 होना चाहिए। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो आंसर 0 आएगा। तो मेरे हिसाब से तो तीनों ऑप्शन होने चाहिए, तो तुम तीनों ही टिक करो, ज्यादा बेटर रहेगा। ग्रेटर देन नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है, लेस हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 0 होने की सिचुएशन मैंने तुम्हें बता दी है, इक्वल होने की, 0 होने की सिचुएशन बता दी है। यहां से तुम्हें पता चल जाएगा माइनस भी है, फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ आ रहा है तुम लोगों को हो क्या रहा है कि यहां पे पक्का समझ आ रहा है ना? देखो, ऑब्जेक्टिव पार्ट को हल्के में मत लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव से भी। अगर इनको सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक्सरसाइज में तो न्यूमेरिकल हो ही रहे, नो डाउट, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस यहां से आते हैं, तो यार ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इनको हल्के में मत लेना। ओके, नोट कर लिया ये वाला पार्ट, मिटा दो इसको मैं। चलिए भाई, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, अगर नोट नहीं किया तो फटाफट से नोट कर लो। 1 2 3 मिटा रहा हूं। ओके, चलो भाई। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव 2, और उम्मीद करता हूं जो चीजें मैंने तुम्हें पढ़ाई है ऑब्जेक्टिव 2 में वो सारी चीजें
क्लियर हो गई होगी। अब अगर ये वीडियो दोबारा देखना चाहते हो तो यू कैन जॉइन अस ऑन द वेबसाइट, बिकॉज अगर वेबसाइट पे आते हो तो डेफिनेटली फायदा मिलता है, क्योंकि यहां पे हर एक वीडियो एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल है विद द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्स। हर एक चीज वहां पे प्रॉपर्ली डिफाइन की जाएगी कि भाई क्या चल रहा है इस कोर्स में, कौन सा पार्ट आए कवर करेंगे, क्या नहीं होगा, क्या होगा, हर चीज वहां पे एक अरेंज फॉर्मेट में। तो ये चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा टाइम इसमें बचेगा अगर आप वेबसाइट पे आते हो तो। सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। तो YouTube पे जैसे तुम वीडियोस को ढूंढते हो ना, वो सब नहीं करना पड़ेगा। सिंपल सा तुम काम करोगे, सीधा आओगे, सेक्शन में जाओगे, वहां पे तुम्हें सारी वीडियोस मिल जाएगी, पूरी सीक्वेंस में मिलेगी, और है ना। तो डेफिनेटली बहुत टाइम बचता है और उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्विंग में, राइट। और अगर चाहते हो कि YouTube पे ही कंटिन्यू करना है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए काम करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, सो दैट कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। दिस इज द ओनली चैनल जहां पे आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और डेफिनेटली आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज, राइट। सो डोंट मिस दिस पार्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, और शेयर कर दो यार, शेयर करो हर उस बच्चे तक, ताकि उस बच्चे को भी वो बेनिफिट मिल सके जो तुम्हें मिल रहा है, ठीक है। तो ये काम बिफोर द एंडिंग ऑफ दिस सेशन कर देना, और सेशन को लाइक कर दो यार, लाइक कम हो रहा है आजकल, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट दिस पार्ट, इन चीजों को मिस मत करो और डेफिनेटली इनको कंटिन्यू करो, राइट। बाकी की बातें हम अपने अगले सेशन में करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।